हेलो दोस्तों। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था मुंडा और मुंडा मान की प्रशासन जो शासन व्यवस्था था वो। और आज जो हमारा टॉपिक है ये है पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इसको हमको देखना है। पहले इसको देखने के बाद इससे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अब डिस्कस करेंगे, ताकि जो पढ़ने के बाद वो तुरंत हमें रिवीजन भी हो जाए और आसानी से समझ भी आ जाए। ठीक है, उसको समझने के लिए अब हम उसको ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पहला जो ये पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। ये पहला पॉइंट है। ये व्यवस्था उड़ाव जनजाति के लिए था। किसके लिए था? उड़ाव जनजाति के लिए। क्वेश्चन आता है कि किसके लिए था ये पाढ़ा वाला, तो ये होगा उड़ाव जनजाति। अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था या शासन में हर गांव का एक मुखिया होता था जिसे महतो कहते थे। अगर पूछा जाए कि ये पाढ़ा व्यवस्था था, इसमें जो मुखिया उनको क्या कहते थे, ये होगा महतो कहते थे। अगला है, महतो के पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियाँ होती थी। ठीक है, प्रशासनिक भी होती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी होता था और ये जुडिशियल भी होता था। ठीक है, अगला पॉइंट है, महतो के सहायक को मांझी कहा जाता था। ठीक है, महतो के सहायक को क्या कहता था? मांझी कहा था। ये उनका असिस्टेंट हुआ करते थे। वह महतो के संदेश को लोगों तक पहुंचाता था। वो जितना भी मैसेज है, जितना भी इन्फॉर्मेशन जो है, ये लोगों तक पहुंचाता था। अगला जो पॉइंट है, वो पाढ़ा कई गाँव को मिलाकर बनता था। ठीक है, ये जो ग्रुप होते थे, गाँव के ग्रुप होते थे 5-6, उनको मिला करके ये पाढ़ा बनता था। ठीक है, और ये जो पाढ़ा है, पाढ़ा पंचायत का मुख्य भूमिका दो या दो से अधिक गांवों के विवादों और मुद्दों को सुलझाता था। ठीक है, ये पाढ़ा पंचायत जो थे, ये जो दो या दो से अधिक गांव का जो विवाद होता था या मुद्दा, उनको सुलझाता था। ठीक है, अब ये हमने समझ लिया ये पूरा जितना भी पॉइंट है। अब ये थोड़ा एक दो और पॉइंट देख लेते हैं इनसे जो इंपॉर्टेंट है। ये पाढ़ा की 3 संरचनाएँ हैं। ठीक है, पहले निचला, मध्य और ऊपरी। ठीक, और अगर क्वेश्चन पूछते कितनी संरचनाएं हैं, तो 3 है। पंचायत की प्रक्रियाओं में महिला भी भाग लेती थी। ये इंपॉर्टेंट है, महिला भी भाग लेती थी, ये याद रखिएगा। अगर पूछता है पढ़ा में क्या महिलाएं भाग लेती थी, तो उसका आंसर होगा यस, महिला भाग लेती थी। अगला देखते हैं, पाढ़ा राजा जो थे, ये जो पाढ़ा पंचायत के प्रमुख होते थे, ये यहाँ पे होगा पाढ़ा राजा जो थे, ये पाढ़ा पंचायत के प्रमुख। वह गांव के उन मुद्दों को हल करता था जो महतो के हाथ में नहीं था। ठीक है, ये महतो से ऊपर वाला पोस्ट में था। कौन? पाढ़ा राजा। अब ये अगले देखते हैं, ये पाढ़ा देवन के पास सर्वोच्च न्यायिक शक्ति होती थी। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायिक शक्ति किसके पास होता था, वो होगा पाढ़ा देवन के पास होता था। वह इन मुद्दों को हल करता है और जो पाढ़ा राजा द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वो उन मुद्दों को हल करता है जो पाढ़ा राजा जो है, ये उन पे हल नहीं होता उनसे, तो उनको हल करता है ये। ठीक है, ये उनके ऊपर वाला पोस्ट में आ जाते हैं। ये पाहन गांव के पुजारी होता है। ये पाहन जो है, पाहन कौन होते हैं? गांव के पुजारी होते हैं। और बैगा पाहन के सहायक होते थे। इनका कौन है? असिस्टेंट है। ठीक है, ये उनका हेल्प करते हैं। अब बैगा की भूमिका क्या थी? ये ग्रामीणों के स्थानीय देवताओं के लिए पूजा और अनुष्ठान करना। ठीक है, जितना भी ये पूजा होता था या जितना भी अनुष्ठान होता था, इनका सारे देवताओं के लिए ये अनुष्ठान का पूरा अरेंजमेंट जो करते थे, ये बैगा करते थे। बैगा कौन थे? ये पाहन जो होते गांव के पुजारी, उनका हेल्प करने वाला, उनका असिस्टेंट थे। ठीक है, अब इस तरह देख लिया दोस्तों। अब इनका जो जितने रिलेटेड प्रश्न जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सबको देख लेते हैं। ठीक है, अब ये पहला क्वेश्चन जो है, ये पढ़ा। देखिए दोस्तों, पढ़ा का स्पेलिंग प और र हा भी होता है और प र हा भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर कुछ भी है, जो भी है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसको रिलेटेड ही है। पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति से? हमने अभी देखा तुरंत, ये उड़ाव जनजाति से है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दिया है इसका उड़ाव जनजाति। झारखंड के सबसे दूसरी बड़ी जनजाति जो है उड़ाव जनजाति, हमने पहले भी देखा था इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन जितना भी लिया था, वो है जो इसको शासन व्यवस्था जो होता है, पाढ़ा शासन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये उड़ाव जनजाति के ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने देखा इसका ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है, ये महतो नाम से जाना जाता है। ठीक है, उड़ाव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो नाम से जाना जाता है। संथाल में मांझी व मुंडा जनजाति में मुंडा और हाथू मुंडा कहा जाता है। ठीक है, इनका अलग है। संथाल में मांझी होता है, ये मुंडा में मुंडा या हाथू मुंडा, ये हमने कल देखा था, कल वाला वीडियो अगर देखा है तो ठीक है, वरना आप उसको देख लीजिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं, पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य देखते हैं। ये गांव का प्रधान होता है, ये सही है। ये गांव के संबंधित मामलों का निपटारा करता है, ये भी सही है। इसके पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों अधिकार होते हैं, ये हमने देखा भी ऊपर में, ये सभी का सभी सही है, उपरोक्त सही है। ठीक है, ये देख लीजिए, पाढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत महतो गांव का प्रधान होता है, जो गांव से संबंधित मामलों या विवादों का निपटारा करता है।
उन्हें प्रशासनिक व न्यायिक दोनों प्रकार का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। महत्व के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने के दायित्व किसका होता है? अभी हमने उसको देखा, उसका किसका होता है? ये मांझी का होता है। ठीक है, ये मांझी का होता है। देख लेते हैं। उड़ाव जनजाति महत्व के उनके कार्य को सहयोग देने हेतु एक पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे मांझी कहा जाता है। मांझी ही महत्व की पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के अंतर्गत कई गांवों से मिलकर बनी अंतरग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? इसका अभी हमने देखा ऊपर में, इसका पाढ़ा कहा जाता है, इसको पढ़ा कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा पंचायत का निर्माण कई गांवों से मिलकर होता है। पढ़ा पंचायत 3 विभिन्न स्तरों पर विभाजित है, हमने भी देखा ऊपर में पूरा डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? हमने देखा अभी, ये पढ़ा राजा होता है, उनका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ा पंचायत का शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? ये अभी देखा दोस्तों हमने, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो ये होगा ये पाहन। ठीक है, पाहन। इसलिए हम लोग दोस्तों अभी तुरंत पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव कर ले रहे हैं, तो जितना भी हमने पढ़ा है उसको तुरंत उस नॉलेज का अप्लाई करके हम रिवीजन भी कर ले रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हमें आसानी से याद हो जाता है और हमारे माइंड में ये ज़्यादा टाइम तक रहता है, ताकि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम देखते हैं उसको अटैम्प्ट कर सके और वो सही अटैम्प्ट कर सके, हमारा आंसर सही हो। ये देख लेते हैं। उड़ाव जनजाति से संबंधित जो पढ़ा पंचायत होता है शासन व्यवस्था में गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान का संपादन जो है पाहन के नेतृत्व में संपन्न होता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। ये ठीक है, ये कोई शादीशुदा पद है, जो व्यक्ति होता है उन्हीं को ये पद मिलता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पहनही भूमि से आशय है? क्या आशय है? महतो के दी जाने वाली भूमि, पहाड़ा का राजा के दी जाने वाली, पाहन को दी जाने वाली। तो इसका आंसर ये होगा पाहन को दी जाने वाली भूमि है। इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पाहन को दी जाने वाली भूमि जो होता है उसको पहनही भूमि कहते हैं। ठीक है, पहनही, देखिए ये पहन यहाँ तक आएगा, पाहन पहनही भूमि कहते हैं। ठीक है, उस भूमि का पहाड़ा शासन व्यवस्था के गाँव में धार्मिक प्रधान पाहन को दी जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये देख लेते हैं कौन सा सत्य है। ये है, ये पंचायत की कार्रवाई में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें महिलाओं भी भाग लेती हैं। ठीक है, ये पंचायत कार्रवाई में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत पंचायत की कार्रवाई पुरुष एवं महिलाएं दोनों की भागीदारी होती है, जो कि शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा गांव के स्तर पर नहीं होता है उससे हस्तांतरित कर दिया जाता है। किसको कर दिया जाता है? अभी हमने देखा, इसका देखिए, ये इसमें ये जो यहाँ पे नीचे आएगा, ये अलग ऑप्शन है एक। ठीक है, तो इसका हमने देखा वो पाढ़ा राजा को किया जाता है। ठीक है, देख ले, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में ऐसे मामले जिनका निपटारा या समाधान गाँव के स्तर पर नहीं हो पाता है उसे पाढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। अब ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 11। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? अभी हमने उसको देखा, उसका होगा ये पढ़ा दीवान करता है उसका। ठीक है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पढ़ा दीवान सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब जो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। उरांव जनजाति के संबंध में किस प्रजाति से, उसका जो संबंध है किस प्रजाति से है? ये इसका आंसर होगा ये द्रविड़ प्रजाति से इनका संबंध है। ठीक है, ये उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। झारखंड में संथाल जाति के बाद उरांव को दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, हमने इसको पहले भी देखा है। उरांव जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन की व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब अगला देखते हैं, अगला देख लेते हैं, इसके साथ ही छोटा है ये नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था। नागवंशी का जो हिस्ट्री है हमने उसका पूरा इतिहास देख लिया, कौन से शासक थे, कैसे थे, उनके शासन में क्या क्या हुआ, कब मुगल के साथ उनका क्या रिलेशन रहा, क्या संबंध रहा और क्या कब कब अटैक हुआ,
ये हमने पूरा वहाँ पे देख लिया था। उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसको हम यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको भी कर लेंगे अभी डिस्कस। तो क्या होगा कि हमें फिर से रिवीजन हो जाएगा। हिस्ट्री का भी कर लेंगे, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल दिया, ताकि आप पिछले वाला जो वीडियो में देखा है उसका भी नॉलेज को अप्लाई कर सके। ये पहला देखते हैं, नागवंशी प्रशासनिक व्यवस्था समानता पर आधारित है। ठीक है, ये समानता पर आधारित होता है, किनशिप होता है। ठीक है, ये किनशिप होता है। अब अगला देखते हैं, ये पुंड्रा या पुंडरीक नाग शब्द का जनजातियों का या समूह को संदर्भित करता है जो छोटा नागपुर क्षेत्र के आसपास केंद्रित रहता है। ठीक है, इनका छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है उनमें जो रहते हैं उनको कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, नागवंशी पहले राजा फनी मुकुट राय थे। ठीक है, ये राजा फनी मुकुट राय पहला था, ये फर्स्ट थे। और उनने जो आए वो तो ना तो भंग किया, इनका जो व्यवस्था था उनको ना ही भंग किया और ना ही उसमें कोई बदलाव किया। जो पहले से व्यवस्था थी उसमें ना ही ज़्यादा हस्तक्षेप किया, ना ही उनको भंग किया, ना ही ज़्यादा कुछ बदलाव किया। ठीक है, वास्तव में उन्होंने इस प्रणाली को विस्तृत करने का प्रयास भी किया। ठीक है, अब अगला है, वर्ष 1585 में मुगल के आक्रमण के बाद इस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया। जब मुगल आक्रमण किए तो उसका हस्तक्षेप किया गया। और फिर 1765 मतलब जब वो ब्रिटिश के अधीन में आ चुके थे, क्योंकि 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई के बाद ये पूरा एरिया ब्रिटिश के पास आ गया था। 1765 में अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया और जिसने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदल रख दिया था, क्योंकि इनका अलग अपना व्यवस्था था, उनको लाया, इनको पूरा तरह से बदल दिया था। ठीक है, और राजा को सिर्फ कर वसूलने के लिए मात्र एक माध्यम बनाकर रख दिया गया था। ठीक, अब तक क्या है कि पूरे देश में ही, छोटा नागपुर के साथ साथ पूरे देश में अंग्रेजों का लगभग पूरा नियंत्रण हो गया था। अब ये हो गया। अब इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो अभी तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था, इसको हमने देखा अभी। इसका पहला शासक फनी मुकुट राय थे। फनी मुकुट राय थे, प्रथम शताब्दी कितना 64 ईस्वी में। ये मुंडाओं की राज्य व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई और नागवंशियों का प्रथम राजा फनी मुकुट राय ने मुंडाओं की पाढ़ा व्यवस्था और को विस्तार करने का प्रयास किया। अभी हमने उसको देखा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी मतलब कर ना देने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा 1616 में कैद रखा गया था। इसको हमने पहले भी कल देखा, जब हमने हिस्ट्री डिस्कस किया था तो उसमें देख लिया था किसको किया गया था, ये दुर्जन साल को किया गया था। ठीक है, दुर्जन साल ये कर ना देने वाले इसका किया था। फिर हमने देखा 12 वर्ष के लिए रख दिया गया था। फिर उनको कहाँ पे किला में रखा गया था, ग्वालियर के किला में रखा था। अगर आपने पिछले वाला वीडियो देखा है दोस्तों, तो फिर आपका एक एक चीज़ जितना भी पॉइंट है हिस्ट्री से, झारखंड का हिस्ट्री सब आपका एकदम माइंड में छप गया होगा। उसको क्वेश्चन देखते ही आपको उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं अगर नहीं देखे वीडियो तो वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कितने रुपये सालाना कर दे करके सहमत है। ये भी हमने उसमें देखा था, ये बहुत आसान है, 6000 रुपये। 6000 रुपये कर दिया, फिर उन्हें वहाँ पे छोड़ दिया गया। नागवंशी राजाओं के प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, इसको वहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था, ये सुतियांबे थी। नागवंशी के राजाओं का प्रारंभिक राजधानी सुतियांबे थी। ठीक है, ये फनी मुकुट राय ने यहाँ पे बनाए थे। ठीक है, अब अगला देखते हैं, नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोयसा से स्थानांतरित किया गया क्यों किया गया। इसको हम लोग वहाँ भी देखा था, क्योंकि दोयसा में जो है ये युद्ध में जो हुआ था ये नागवंशी पराजित हो गया था। वहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसमें नागवंशी पराजित हो गए थे, और क्या हुआ, उसने स्थानांतरित करके ये पालकोट में ले जाया गया। ठीक है, अब उसका जो है क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा था, पहले सुतियांबे था, उसके बाद चूटिया था, उसके बाद खोखरा था, उसके बाद दोयसा, उसके बाद पालकोट, उसके बाद रातूगढ़। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको पूछते कि आप यहाँ पे क्रोनोलॉजिकली बताइए कौन सा था, या ऑप्शन दे 4, उसमें से पूछे कि ये कौन सा राजधानी नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, नागवंशी राजा के सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंच मंजिला का निर्माण कहाँ कराया था। इसको हमने डिटेल में देखा था पिछले में भी, जो हमने इसलिए वो जो हमने हिस्ट्री कवर किया है वो हिस्ट्री जो हमने एक माइंड मैप बना लिया था। अगर दोस्तों जिसने वीडियो देखा होगा तो उसको पता ही होगा, माइंड मैप बना लिया था कि उसमें जो आसान तरीका से एक जो याद रहे उस तरह से बना करके हम पूरा हिस्ट्री को कवर किए हैं, ताकि हमें जो भी क्वेश्चन आए उसको हम आज आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। जिसने भी वो वीडियो देखा है तो ये सब जितना भी क्वेश्चन है ये सब बस एक बार देखते ही उनको अटेम्प्ट कर देंगे। ठीक है, ये कौन बनाया था, इसको हमने पहले देख लिया कहाँ पे बनाया गया था, ये दोयसा में बनाया गया था, जब वहाँ पे अपना राजधानी को चेंज किया गया था। ठीक है, नागवंशी राजा जो था ये बनाया था, कौन किसने बनाया था, ये दुर्जन साल ने बनाया था। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया होगा क्योंकि कल हम लोग इसको डिस्कस किया था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 7, नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? इसको हम पहले पढ़ा पहली सदी में, अभी देखा था उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में ये हमने देखा था पहली सदी में हुई थी, ये 64 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो फनी मुकुट राय थे ये हमने देख लिया अभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस नागवंशी राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? इसको भी हमने देख लिया है, फनी मुकुट राय को ही माना जाता है। ठीक है, ये फनी मुकुट राय को वहाँ का आदि पुरुष माना जाता है क्योंकि ये प्रथम शासक थे वहाँ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नागवंशी राजा ने किसने अपनी राजधानी सुतियांबे से स्थान करके चोटिया में रख लिया था? इसका आंसर होगा प्रताप राय, क्योंकि हमने कल देखा था। ठीक है, प्रताप राय जो है ये फनी मुकुट राय जो है छोटा नागपुर खास के क्षेत्र का नागवंश का स्थापना करने वाला था और सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इस वंश का जो चौथा शासक था ना, कौन सा था? ये प्रताप राय, जिसने ये अपना चोटिया से स्थित कर लिया था। ठीक है, अपनी राजधानी जो बनाया था चोटिया पे बनाया था, क्योंकि यहाँ से चेंज करके सुतियांबे से चोटिया में बना लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर के समकालीन था? इसको हमने देखा है, कई बार देखा है, रिवीजन हो गया, दुर्जन साल होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि उसका पूरा हमने पढ़ा था कि वहाँ पे उनको कैद कर लिया गया था, करने दिया गया था, फिर उनको छोड़ दिया गया था वहाँ से, तो उनका होगा जहांगीर जो थे, उनको तुझो के जहांगीरी में भी इसका नाम मेंशन किया गया। ठीक है, वहाँ पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागवंशी राजाओं की राजधानी नहीं थी? ये हमने देख लिया पहले ही, जितना भी थी राजधानी कौन सी नहीं थी, ये सीसिया नहीं थी। ठीक है, ये हमने देख लिया पहले कौन कौन सी राजधानी थी, वो अपने ऊपर में भी देख लिया कि सुतियांबे थी, चुटिया थी, खुकरा थी, दोईसा, पालकोट और रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। इतने जो थी, ऐसी छोड़कर कोई भी अगर ऑप्शन में आता है क्वेश्चन में तो आप देख लीजिएगा उसको नहीं थी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ये हमने अपने पूरा आज देख लिया, नागवंशी शासन व्यवस्था देख लिया और ये पाढ़ा व्यवस्था देख लिया। इसी तरह जो आगे आने वाला टॉपिक है सबको पहले कवर करेंगे, फिर बाद में उससे जो रिलेटेड जो टॉपिक में जो रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको फिर हमने डिस्कस करना है पूरा डिटेल में। इसलिए डिटेल में करना है, जितना भी आएगा वो रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए एक भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम जो है JPSC का जो एग्ज़ाम है 2021 में जो 19 सितंबर को होने वाला है, ये काफ़ी टफ होता है, काफ़ी टफ माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से 5 लाख लड़के अभी तक अप्लाई कर चुके हैं। इसमें 4 से 5 लाख जो लड़का है ये अब इसमें एग्ज़ाम में बैठेगा और हमारे पास सीट्स कितना है? सिर्फ 252 तक। टफ, काफ़ी कंपटीशन टफ है, इसलिए हमें तैयारी भी उस तरह से करना पड़ेगा। एक भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें जहाँ बात करेंगे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन का, तो दोनों पेपर मिलाकर कम से कम 110 क्वेश्चन ऐसा है जो सिर्फ झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड का भूगोल, झारखंड का अर्थशास्त्र, झारखंड का जो राजनीति है, ये सब जो है हमको कवर करना पड़ेगा। इस तरह से हम जितना भी टॉपिक है इसी तरह से कवर करेंगे जो कि आपको आसानी से सबको कंप्लीट करने में आसान हो और लास्ट में रिविजन भी कर सके। इसलिए हमने हिस्ट्री का अगर वीडियो आपने पहले देखा है उसमें हमने माइंड मैप बना लिया था, पूरा हिस्ट्री को माइंड मैप के थ्रू एक पेज में पूरा हिस्ट्री को कवर किया था पूरा, उसके बाद उसको डिटेल में फिर डिस्कस भी किया था। इसीलिए आज का जो क्वेश्चन किया, जिन्होंने पहले वीडियो देखा है उसके लिए आज का क्वेश्चन जो बहुत आसान लगा, ये वाला जो नागवंशी वाला बनाया, क्योंकि नागवंशी के बारे में हमने हिस्ट्री में पूरा डिटेल में उसको बारे में पढ़ा है, वो भी माइंड मैप के थ्रू पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वीडियो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कर दीजिए।